ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है लैम्डा फंक्शंस, सॉर्टिंग, सेट एंड मैप। जिसमें से लैम्डा फंक्शंस एंड सॉर्टिंग मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कि सी प्लस प्लस में हम कैसे करते हैं और सिंटैक्स क्या है। सेट्स एंड मैप्स हर्ष तुम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शेयर माय स्क्रीन। इज माय स्क्रीन विजिबल? यस भैया। यस भैया। ओके, सो अभी तक तुम लोगों के नॉर्मल फंक्शंस यूज कर रहे होंगे जिनका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, रिटर्न टाइप, then function name and parameters and the body, right? जितने भी तुम लोगों ने अब तक फंक्शंस देखे होंगे नॉर्मल फंक्शंस ऐसे होते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक int sum, int a, int b and then we return a plus b, राइट? ये कुछ नॉर्मल फंक्शंस होते हैं जो हर लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और एक नए तरीके का फंक्शन अवेलेबल और होता है ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेस में, जिनको हम कहते हैं लैम्डा फंक्शंस, ठीक है। पाइथन में ये लैम्डा वर्ड से ही फंक्शन है, लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं है। सी प्लस प्लस में इसका एक सिंटैक्स है, पर्टिकुलर सिंटैक्स है। और सिंटैक्स है, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कैप्चर, देन पैरामीटर्स एंड हियर बॉडी। ओके, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ लैम्डा फंक्शंस। नाउ मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि कैप्चर क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं। और पैरामीटर्स सेम जो तुम लोग दूसरे फंक्शन जो लिखते हो, ठीक है, जहाँ पे ये सब होता है रिटर्न टाइप वगैरह, रिटर्न टाइप, नेम एंड पैरामीटर्स, ठीक है। यहाँ पे जो पैरामीटर्स होते हैं, सेम पैरामीटर्स हम लैम्डा फंक्शंस में यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस एक नई चीज क्या आती है, कैप्चर, ठीक है। कैप्चर क्या होता है, कैप्चर को हम यूज करते हैं लाइक एम्परसेंड, ठीक है। एम्परसेंड जैसे हम सिंपल, जैसे अभी हमने एक फंक्शन लिखा था इंट सम, इंट ए, इंट बी, देन वी रिटर्न सम ए प्लस बी, राइट। अगर हम इसको एज अ लैम्डा फंक्शन लिखे तो हम इसको डिफाइन करेंगे ऑटो सम। इस फंक्शन का नाम हम रख देते हैं सम टू, ठीक है। देन same parameters int a, int b, and here we return a plus b। अभी तक जितना सिंपल सा सिंटैक्स है इसका, अगर अभी तक सिंटैक्स में ही किसी को डाउट हो तो अभी बोल दो, बिकॉज आगे हम कुछ एग्जांपल्स देंगे तो जब शायद तुम लोगों को सिंटैक्स में लगे कि ये क्या हुआ। अगर किसी को अभी सिंटैक्स में प्रॉब्लम है तो अभी बोलो। भैया एक बार फिर से। ओके, तो जैसे हम नॉर्मल फंक्शंस हम यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मल फंक्शंस का जो सिंटैक्स होता है सिंपल होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप यहाँ पे हमारा कुछ भी हो सकता है, लाइक इंट, बूल, लॉन्ग लॉन्ग या स्ट्रिंग, ओके, भी हो सकता है यहाँ पे हमारा रिटर्न टाइप। और पैरामीटर्स, पैरामीटर्स में मतलब हम जो फंक्शंस के अंदर जो वैल्यूज पास करते हैं, ठीक है, वे हमारे होते हैं पैरामीटर्स। जैसे हमने सम का एक फंक्शन लिखा, सम में हम क्या क्या सम करना चाहते हैं, दो नंबर होंगे उनका हम सम करना चाहते हैं, राइट। देन अगर हम इस सम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम सम कैसे फंक्शन कॉल करेंगे, राइट। सम 1 + 2, इन आंसर इज सम 1 + 2। और आंसर में हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, आंसर में हमारी वैल्यू हो जाएगी 3। गॉट इट? ये होता है हमारा नॉर्मल सम फंक्शन। ये होता है हमारा नॉर्मल फंक्शन जो हम नॉर्मली यूज करते हैं किसी भी लैंग्वेज में। लेकिन जब हम लैम्डा फंक्शन की बात करते हैं, लैम्डा फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है वो होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं कैप्चर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, देन पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं हम सारे के सारे पैरामीटर्स, एंड देन करली ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं बॉडी, कि उस फंक्शन की बॉडी क्या होगी। जैसे यहाँ पे हमारी बॉडी क्या है, सिर्फ रिटर्न ए प्लस बी, ये हमारी बॉडी है सम फंक्शन के लिए, ठीक है। लैम्डा फंक्शन के लिए हम यहाँ पे बॉडी लिखते हैं। अगर हम लैम्डा फंक्शन
सम के लिए बात करें, सेम फंक्शन अगर हम सम के लिए बात करें तो ये फंक्शन होगा ऑटो सम टू। ऑटो का मतलब है यहाँ पे जो भी रिटर्न टाइप होगा वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है। देन फंक्शन का नेम सम टू, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं पैरामीटर्स कि हमारे कौन इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स क्या क्या होंगे। यहाँ पे हमारे जो सेम नंबर, यहाँ पे अगर हम फंक्शन लिखे a प्लस बी, यहाँ पे हमारा आंसर 2 होगा। यहाँ पर भी हमारा जो आंसर 2 की वैल्यू होगी वो 3 होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम फंक्शन क्या है, रिटर्न a प्लस बी। अगर हम इसको रन करके देखें, एक बार चलो रन भी कर लेते हैं इसको। सी आउट आंसर 2। व्हाट इज द यूज ऑफ लैम्डा फंक्शन, मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। एक बार पहले सिंटैक्स देख लो कि सिंटैक्स क्या है लैम्डा फंक्शन का, फिर मैं बताता हूँ कि लैम्डा फंक्शन का यूज कैसे होता है, कैप्चर क्या होता है, मैं तुम्हें वो भी बताता हूँ। ओके, बाकी सब कमेंट करते हैं और इतना फंक्शन हम रन करते हैं। ओके, जो हमारा आउटपुट आया यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आउटपुट आया 3। अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा जूम नहीं भैया पहले ही सही था, पहले से। विजिबल था। ओके, यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो 3। आगे सेम कुछ नहीं किया। अब बेनिफिट्स क्या है लैम्डा फंक्शन के, लैम्डा फंक्शन के बेनिफिट ये है कि हम लैम्डा फंक्शन को कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, वेदर इट इज मेन और अनदर फंक्शन। लाइक जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं, नॉर्मल फंक्शन को हमें डिफाइन करने के लिए एक स्पेसिफिक ग्लोबल स्पेस में डिफाइन कर सकते हैं कि वो जो फंक्शन होगा वो मेन से बाहर होना चाहिए और किसी और बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए, राइट। अगर हमें कोई फंक्शन डिफाइन करना है तो वो इसी स्पेस में होना चाहिए। कुछ कंडीशंस होती है फंक्शंस की, या फिर अगर हमें फंक्शन डिफाइन करना है तो वो किसी क्लास या स्ट्रक्चर के अंदर होना चाहिए। लेकिन लैम्डा फंक्शन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, हम लैम्डा फंक्शन जहां चाहे वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। ये वन लाइन फंक्शन होता है, तो अगर हम इसको लिखना चाहे तो सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और एज अ पैरामीटर एक फंक्शन को हम एज अ पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। मैं अभी तुम लोगों को बताऊंगा बट मेरा मतलब कि एज अ पैरामीटर पास करने का, ठीक है। और कैप्चर क्या होता है, यहाँ पे अगर हम एम्परसेंट लगा दे तो इसका मतलब है ये फंक्शन एक कैप्चर्ड फंक्शन है। मतलब जो भी अभी तक हमने इस फंक्शन से बाहर कुछ डिफाइन करा हुआ है, इस फंक्शन के बाहर अगर हमने कुछ डिफाइन करा हुआ है तो हम वो सब चीज़ें अपने लैम्डा फंक्शन के अंदर हम यूज कर सकेंगे, ठीक है। और हम उसको मैनिपुलेट भी कर सकेंगे। मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक वेक्टर बनाया, इस वेक्टर का वैल्यूज मैंने इसके अंदर कुछ पास कर दी 1 2 3, ये मेरा एक वेक्टर है और मैंने यहाँ पे एम्परसेंट लिख दिया, और मैं चाहता हूँ अब मैं इस वेक्टर के अंदर कुछ चेंज करूँ। लाइक मैं चाहता हूँ मैं a ऑफ 0 में 100 डाल दूँ। ये अगर हम मैं यहाँ पे a ऑफ 0 प्रिंट करूंगा, अगर मैं यहाँ पे अगर a ऑफ 0 प्रिंट करूंगा तो 100 प्रिंट होगा। वो वेक्टर का नाम सेम हो गया ना, इंट। ओ ओ अरे ए ऑफ 0 एरे ऑफ 0 हमारा 100 होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एम्परसेंट नहीं लिखता, ठीक है, और अब मैं इसको अगर रन करूँ तो इसने एक एरर दे दिया कि ARR इज नॉट डिफाइंड।
कि अगर मैं यहाँ पे अगर m% नहीं लिखता हूँ तो मैं अब इस लैम्डा फंक्शन से बाहर अगर कुछ भी डिफाइंड है मैं उसको यूज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे m% हटा दूँ, मतलब m% लगा दूँ, तो इस लैम्डा फंक्शन के पैरामीटर्स तो मैं यूज कर ही सकता हूँ, लेकिन उसके बाहर जो अभी तक मैंने कुछ डिफाइन करा हुआ है वो भी लैम्डा फंक्शन के अंदर यूज कर सकता हूँ। ठीक, तो अगर तुम लोग ये मान लो कि तुम m% अगर यूज कर रहे हो और बाय चांस तुम लैम्डा फंक्शन के अंदर कुछ ऐसा वेरिएबल डिफाइन कर दो जो ग्लोबल में भी डिफाइन है, तो तुम्हारा एरर जनरेट होगा एम्बिग्यूअस का, एम्बिग्यूटी का, कि तुम लोगों ने ये चीजें पहले भी डिफाइन करी हुई, जैसे अभी मेरा आया एरर, क्योंकि मैंने पहले ए नाम दिया होता, तो एक पैरामीटर भी ए नाम का है और एक वेक्टर का नाम भी मैंने ए नाम से दे दिया, तो एम्बिग्यूटी एरर आई कि ए इंट ऑफ इंट, यानी फंक्शन एक वेरिएबल इंटीजर है, तो इंटीजर ऑफ इंटीजर में चेंज नहीं कर सकता। m% देना जरूरी है अगर तुम्हें ग्लोबल वेरिएबल्स चेंज करने हैं, और अगर तुम चाहते हो कि कुछ भी मुझे ऐसा चेंज नहीं करना तो m% लगाना जरूरी नहीं है, तब एरर आएगा, लेकिन अब एरर नहीं आएगा। ओके, तो अब बात करते हैं लैम्डा फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं। अभी मैंने बताया कि ये एक लाइन फंक्शन है, अभी सेम इसको मैंने अब मेन के अंदर डिफाइन करा हुआ है, लेकिन हम नॉर्मल फंक्शन मेन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। तो कुछ फंक्शन जो मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर स्कोप में चाहिए, रिपीटेडली मुझे उनका यूज करना है, लेकिन मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर स्कोप में चाहिए, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई और बाहर का डिफाइंड फंक्शन किसी मेरे लैम्डा फंक्शन को यूज करे, तो मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर स्कोप में अपने लैम्डा फंक्शन को डिफाइन करूंगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई एक फंक्शन मुझे सिर्फ एक बार यूज करना है, बार बार मैं उसको यूज नहीं करना चाहता, तो हम उस लैम्डा फंक्शन को सिर्फ एक बार डिफाइन करते हैं और फिर उसको आगे हम यूज नहीं करते। इससे थोड़ी देर बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि लैम्डा फंक्शन कहाँ पे जरूरी हो जाता है। उससे पहले हम लोग देखते हैं सॉर्ट फंक्शन क्या होता है। C++ में हम काफी सारी, तुम लोगों ने अब तक शायद काफी सारी सॉर्टिंग पढ़ी होगी, लाइक बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। अभी तक पढ़ा है क्या किसी ने? यस भैया। हाँ भैया। ओके, तो अगर हम C++ में कॉम्पिटिटिव कोडिंग की बात करें तो हम नहीं चाहते कि हम बार बार सिलेक्शन सॉर्ट या फिर बबल सॉर्ट लिखे, लेकिन बबल सॉर्ट तो फिर भी लिखा जाता है क्योंकि वो एक छोटा सॉर्ट है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² है। फिर अगर हम बात करें कि कोई एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम लाइक मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, लेकिन अब उनका एल्गोरिदम इतना बड़ा है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के टाइम पे हम उसको लिख नहीं सकते, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो C++ क्या करता है, C++ हमें इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका सिंटैक्स सिंपल है, सॉर्ट स्टार्टिंग पॉइंटर देन एंडिंग पॉइंटर एंड कस्टम फंक्शन अगर हम कोई यूज करना चाहे तो सेंड फंक्शन। डिफॉल्ट सेट होता है, डिफॉल्ट होता है हमारा, डिफॉल्ट होता है लेस। ओके, लेस मतलब जो सॉर्ट होगा वो अपने आप फ्रॉम मिनिमल टू मैक्सिमम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं डिफाइन करता हूँ वेक्टर, वेक्टर ऑफ इंट, यार अगर मैं एक वेक्टर डिफाइन करता हूँ, ये अनसॉर्टेड वेक्टर है, किसी भी फॉर्म में सॉर्टेड नहीं है, लेकिन और अब मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, एरे डॉट बिगिन, एरे डॉट एंड, स्टार्टिंग से लेके एंड तक के एरे को सॉर्ट कर दो और फिर हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। आउटपुट देखो, सॉर्टेड एरे प्रिंट हो रही है 1 2 2 3 4 5। ओके, तो ये C++ हमें इनबिल्ट सॉर्ट एल्गोरिदम प्रोवाइड करता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो होती है n log n। तो
अगर तुम कॉम्पिटिटिव कोडिंग में कभी भी यूज करना चाहते हो तो सॉर्टिंग के लिए सबसे बेस्ट एल्गोरिदम होता है सॉर्ट फंक्शन, जो इसमें डिफाइंड होता है n log n। ओके, एंड अगर हम चाहते हैं कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, हमारे पास कोई प्रॉब्लम है और हम चाहते हैं कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करें, ठीक है, तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं। या तो तुम खुद का एक फंक्शन डिफाइन करो, इस हमें एक डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, या फिर सी प्लस प्लस एक प्रोवाइड करता है ग्रेटर इंट एंड पैरेंथेसिस। यहाँ पे जो पैरामीटर होता है वो सेम पैरामीटर तुम्हें पास करना है जो तुम डाटा स्ट्रक्चर सॉर्ट करना चाहते हो। जैसे हम यहाँ पर हमारा वेक्टर ऑफ इंट है, ठीक है, ये जो वेक्टर है वो इंटीजर टाइप है, तो जो हम यहाँ पे ग्रेटर में जो डाटा टाइप डिफाइन करेंगे वो भी सेम होना चाहिए जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, वरना एरर आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रन करते हैं, हमारा जो एरे है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि ना तो असेंडिंग में हो ना डिसेंडिंग में हो, बट मैं जैसे चाहता हूँ वैसे ही वो फंक्शन प्रिंट हो, वैसे ही वो एरे प्रिंट हो। ठीक है, तो इसके लिए दो तरीके हैं। या तो एक फंक्शन लिखो, जैसे अभी तक हम यहाँ पे लिखते आ रहे हैं सिंपल फंक्शन। क्या होगा, उसका रिटर्न टाइप होगा बूल, भी नाम दे दो, लेट्स से नाम देते हैं हम कंपेयर। इसके जो पैरामीटर्स होंगे तो याद रखना हमेशा डिफॉल्ट होंगे, क्या, डाटा टाइप जो इस वेक्टर का होगा, जो तुम वेक्टर या एरे या कुछ भी जो सॉर्ट करना चाहते हो वो सेम डाटा टाइप तुम्हें यहाँ पे देना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे वेक्टर ऑफ इंट है, तो मैं यहाँ पे वेक्टर ऑफ इंट ही पास करूंगा। ओके, अब मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे, मैं चाहता हूँ कि ये असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करे। ठीक है, तो सिंपली भी असेंडिंग ऑर्डर में करता है, लेकिन जो मैंने कस्टम फंक्शन लिखा, मैंने बोला कि मेरा जो कस्टम फंक्शन है वो भी असेंडिंग ऑर्डर में ही प्रिंट करना चाहता है। तो अभी भी असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, लेकिन एकदम से जो मैंने प्रॉब्लम देखी उसमें मैंने देखा कि मुझे असेंडिंग नहीं, मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा अब फंक्शन डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करे। सिंपल सी बात है, जो पैरामीटर यहाँ पे जो पास करोगे, एज्यूम करो कि यही फॉर्मेट में तुम प्रिंट करना चाहते हो, पहले ए आए बाद में बी आए। ठीक है, तुमने यहाँ पे जो पास किया, तुम चाहते हो पहले ए आए बाद में बी आए, तो बड़ा कौन सा है, तुम क्या चाहते हो, पहले पहले कौन सा एलिमेंट आना चाहिए, बड़ा एलिमेंट कि छोटा एलिमेंट। अगर तुम चाहते हो बड़ा एलिमेंट आए, तो यहाँ पे जो कंपैरिजन फंक्शन होगा वो उस हिसाब से लगाओ जो तुम, जैसे तुम चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूँ मेरा ए बड़ा होना चाहिए, बी छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने लिख दिया बी इज लेस देन ए। ये ट्रू फंक्शन है कि अगर कभी भी मेरा बी ए से छोटा होगा तो उस कंपैरिजन के बेसिस पे मेरा जो एरे है उसको सॉर्ट कर दो। तो उसके बेसिस पे मेरा जो एरे सॉर्ट हो गया है वो ये है। ओके, अब जो सॉर्ट फंक्शन होता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे एक पास करा फंक्शन, अब मैंने बोला हमारा लैम्डा फंक्शन भी एक सिंपल फंक्शन होता है, बस उसको हम कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि वो एक वन लाइन फंक्शन है। तो अगर हम सोचते कि अगर हम ऐसा फंक्शन डिफाइन ना करें, एक लैम्डा फंक्शन डिफाइन करें जिसका नाम सेम हो, कंपेयर। ठीक है, इसके भी सेम पैरामीटर्स होंगे, इन ए बी, और ये भी सेम क्या, मेरा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा। और अगर मैं यहाँ पे अब भी कंपेयर लिखूं तो क्या ये अभी मेरा प्रिंट करेगा, इसने अभी भी प्रिंट कर दिया। राइट, तो इसका मतलब क्या, लैम्डा फंक्शन को मैं सॉर्ट में यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे ये सब करना ही है तो मुझे वेरिएबल क्यों बनाना पड़ा कंपेयर नाम का। अगर ये एक लैम्डा फंक्शन है, वन लाइन फंक्शन है और मैं कहीं पे भी डिफाइन कर सकता हूँ, तो मैं एक वेरिएबल क्यों बना रहा हूँ, मैं एक स्पेस क्यों कंज्यूम कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, जो कि जब ये फंक्शन कहीं पे भी डिफाइन हो सकता है तो क्यों ना ट्राई करे यहीं पे डिफाइन करने का। मैंने क्या करा,
अभी तक मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था सॉर्ट एरे ऑफ फ्रेंड्स, देन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कंपेयर। ठीक है, अब बस मैंने क्या करा, इस कंपेयर की जगह जो हमारा लैम्डा फंक्शन था मैंने उसी को लिख दिया। ये अब देखते क्या ये तरीका काम करता है या नहीं। तो शायद पता नहीं चला होगा, प्रिंटेड था पहले से ही। इसने अभी भी प्रिंट कर दिया बिना किसी एरर के। तो इसका मतलब जो लैम्डा फंक्शन है मैं उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ और कोई एरर नहीं आएगी। तो अब इसका मतलब क्या है, जो मैंने एक फंक्शन बनाया था कंपेयर नाम का, ठीक है, अब मुझे वो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एक लैम्डा फंक्शन को हम एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। एनोनिमस मतलब जिसका कोई नाम नहीं होता। ठीक है, तो एक लैम्डा फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका कोई नाम नहीं होता। बस हम क्या करते हैं, लैम्डा फंक्शन को एक वेरिएबल में डाल देते हैं जिस वेरिएबल का नाम होता है, लेकिन फंक्शन का नाम नहीं है वो अभी भी। ठीक है, वो एक वेरिएबल का नाम है जो एक फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये हमने एक फंक्शन डिफाइन करा कंपेयर। जरूरी नहीं था कि मैं अब उस कंपेयर फंक्शन को सॉर्ट में यूज करूँ, मैं कहीं और भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने बस जैसे कंपेयर लिख दिया, कंपेयर 1,2, ये मुझे अभी भी आउटपुट देगा, लेकिन अब मैंने एक लैम्डा फंक्शन सॉर्ट के अंदर ही लिख दिया। ठीक है, अब मुझे और कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी कंपेयर वर्ड यूज करने की। तो इससे क्या हुआ, एक तो हमारा टाइम बचा, ये इतना सब लिखने का। सेकंड, हमारा कोड की लेंथ छोटी हो गई क्योंकि हमने सब कुछ यहीं पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, थर्ड, हमारा स्पेस बचा। स्पेस मतलब मेमोरी बची हमारी कि जहाँ पे ये फंक्शन हमारा डिफाइन होता है और स्टोर होता है कंपेयर नाम से। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन क्या होगा, जैसे ही सोर्स हमारा एल्गोरिदम यूज हो जाएगा ये फंक्शन अपने आप डिलीट हो जाएगा। ये अब डिफाइंड नहीं रहेगा। अगर हमें कभी इसको दोबारा यूज करना पड़ा तो हमें कब इसको दोबारा डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो हमारा टाइम बचा क्योंकि फंक्शन छोटा सा है, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, जल्दी लिखा जाएगा और हमारी मेमोरी बचेगी। लैम्डा फंक्शन का एक बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि हम किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, हम उसको बार बार यूज़ करें और एक ही स्कोप में यूज़ करें। जैसे मैं अभी पहले भी बोल रहा था कि अगर मैं चाहता हूँ जो मेरा कंपेयर फंक्शन था, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन करा था, एक वो सिर्फ मेन के अंदर यूज हो, तो हम लैम्डा फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और अब ये फंक्शन जो होगा वो मेन से बाहर हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो ये फंक्शन है वो हम मेन के बाहर हम कहीं भी यूज कर सकते हैं अपने पूरे कोड में। दूसरा बेनिफिट क्या हुआ, प्राइवेसी। जो हमारा फंक्शन है वो एक पर्टिकुलर स्कोप में ही यूज कर सकते हैं। ओके, एंड जो सॉर्ट फंक्शन होता है ज़रूरी नहीं है हम उससे सिर्फ एक वेक्टर या एरे ही सॉर्ट करें। अभी तक मैंने वेक्टर ही दिखाया, एक बार एरे भी देख लेते हैं, एरे कैसे हम सॉर्ट करेंगे। 5 एलिमेंट का हमारा एरे होगा। हमने एक एरे डिफाइन करा 5 एलिमेंट का, ये इसके 5 एलिमेंट है। तो एरे के लिए सिंपली क्या है, हम एरे का नाम लिखेंगे। ठीक है, जो एरे का नाम होता है वो हमेशा पॉइंट करता है उसके फर्स्ट एलिमेंट पे। एरे एक पॉइंटर है जो उसके एलिमेंट्स को पॉइंट करता है। ओके, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा एरे सॉर्ट हो और हम सेकंड फंक्शन देना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंटर है, तो तुम लोग में से कोई बता सकता है कि मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहिए ताकि ये यहाँ पे लास्ट पॉइंटर पे पॉइंट करे। ARR 2 plus AR 2 5. plus 5. बिल्कुल सही। अब यहाँ पे +5 का मतलब क्या है कि एक पॉइंटर जो पहले फर्स्ट पॉइंट पे पॉइंट कर रहा था, अब वो फर्स्ट की जगह +5 का मतलब है
फिफ्थ पोजीशन पे पॉइंट करेगा। फिफ्थ पोजीशन यहाँ पे नहीं है तो हम इसको बोलते हैं हम एंड पोजीशन। ओके, तो अब अगर हम प्रिंट करें तो यहाँ पे ये फंक्शन इसमें यूज नहीं होगा। अब अगर हम इसको प्रिंट करें तो हमारा जो एरे है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी तक अपना लैम्डा फंक्शन लिखा हुआ था। तो लैम्डा फंक्शन हटा देता है, हमारा जो एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। ठीक है, तो सॉर्ट फंक्शन में दो पैरामीटर मिन होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंटर, ये होता है स्टार्टिंग पॉइंटर, ये होता है एंडिंग पॉइंटर। थर्ड पैरामीटर ऑप्शनल होता है, जो कि होता है हमारा फंक्शन। ओके, फंक्शन अगर तुम्हें ज़रूरत है पास करने की तो पास करो, और ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। ठीक है, और जो सी प्लस प्लस का जो सॉर्ट फंक्शन है वो इतना एडवांस्ड है कि सिर्फ एरे को नहीं, हम जो चाहे हम वो सॉर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक वेक्टर ऑफ पेयर्स है, पहला एलिमेंट है 1,2, सेकंड एलिमेंट है 3,4, फोर्थ एलिमेंट है 2,1। तो मैं चाहता हूँ ये पेयर सॉर्ट हो जाए इसके फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए इसके फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे। तो हम सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट, इसका नाम मैं पी दे देता हूँ, पेयर ऑफ वेक्टर, पी डॉट बिगिन, पी डॉट एंड। फिर अब अपना पेयर सॉर्ट प्रिंट करते हैं, और तो हम इसको इरेज कर देते हैं। हमारा एक पेयर है, ये देखो हमारा जो पेयर है वो सॉर्ट हो गया फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट एलिमेंट सबसे पहले हमारा 1 आया, तो हमारा पेयर था 1 2। ठीक है, सेकंड एलिमेंट था हमारा 2, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा 2, तो जो हमारा सेकंड पेयर है वो है 2 1, देन हमारा 3 4। ओके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, बट पेयर के जो सेकंड एलिमेंट है मुझे उसके बेसिस पे सॉर्ट करना है। यानी मैं चाहता हूँ मेरा जो आउटपुट आए वो आए, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 2 1, देन 1 2, देन 3 4, जो सेकंड एलिमेंट है उसके बेसिस पे असेंडिंग में सॉर्ट हो। अब सेकंड एलिमेंट के बेसिस पे मैं कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, सेकंड एलिमेंट के बेसिस पे मैं कर सकता हूँ एक फंक्शन पास करके। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोगों को सोचना है कि सेकंड पैरामीटर पास करना है, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो सेकंड एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट करे। तो यानी हमें कुछ ऐसा फंक्शन लिखना पड़ेगा जो सेकंड एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट करे। तो अभी भी तुम्हारे पास सेम दो तरीके हैं, या तो एक टिपिकल फंक्शन लिखो और उसका आर्ग्यूमेंट पास करो, या फिर एक लैम्डा फंक्शन लिखो। तो मेरे लिए लैम्डा फंक्शन ज़्यादा इजी है, मैं लैम्डा फंक्शन लिखता हूँ। जैसे मैंने बोला यहाँ पे जो हमारा डाटा टाइप होगा वो सेम होगा जिस डाटा स्ट्रक्चर को हम सॉर्ट करना चाहते हैं। हम सॉर्ट करना चाहते हैं वेक्टर, वेक्टर किसका है? पेयर का। ठीक है, तो जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे वो होंगे पेयर ए, देन पेयर इंट कोमा पी बी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे सेकंड एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिटर्न ए डॉट सेकंड बी डॉट सेकंड। अब मैं यहाँ पे सॉर्ट कर दूंगा, जो यहाँ पे आउटपुट आया वो सेकंड एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट हो गया। किसी को अभी तक यहाँ पे कुछ डाउट है?
पूछ सकते हो अगर किसी को कुछ डाउट है तो। ओके, सो आई थिंक किसी को डाउट नहीं है। अब सेम मैं बोलता हूँ कि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो यहाँ पे एक फंक्शन, बस यहाँ पे मैं एक ऑपरेटर चेंज कर दूंगा। अब मुझे सेकंड एलिमेंट के बेसिस पे ये सॉर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा फंक्शन का काम यही होता है कि हम अपने हिसाब से डाटा स्ट्रक्चर को सॉर्ट कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है सिर्फ पेयर, क्या पता ये एक वेक्टर ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर, और मुझे उसको सॉर्ट करना हो, मैं उसको भी सॉर्ट कर सकता हूँ। ये सेम मान लो एक वेक्टर है जिसके अंदर 2 साइज के 3 वेक्टर्स है, अगर मैं इसको सॉर्ट करना चाहूँ तो अभी भी मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, अभी वेक्टर करना है। अभी चलो फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट करते हैं। यहाँ पे वेक्टर और वेक्टर को भी सॉर्ट कर सकता हूँ। कोई भी ऐसा डाटा स्ट्रक्चर कोई भी ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर इनबिल्ट कंपैरेटिव फंक्शन ना हो। इनबिल्ट कंपैरेटिव फंक्शंस होते हैं सेट और मैप के अंदर। ठीक है, कोई भी ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर इनबिल्ट सॉर्टिंग के लिए कोई फंक्शन ना हो, हम सॉर्ट फंक्शन से उसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अब तुम ये तो बोलोगे नहीं कि सर मुझे स्टैक सॉर्ट करना है, स्टैक तो सॉर्ट होता नहीं है। ठीक है, जो भी डाटा स्ट्रक्चर सॉर्ट हो सकते हैं वो सॉर्ट फंक्शन सॉर्ट कर देगा। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया ट्री सॉर्ट करके दिखाओ, ट्री को कोई कैसे सॉर्ट करेगा, राइट? ऐसी ऐसी चीजें सॉर्ट ना करके जो मेन चीजें वेक्टर हो गया, वेक्टर ऑफ पेयर हो गया, ठीक है, वेक्टर ऑफ इंटीजर, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, हम इससे स्ट्रिंग भी सॉर्ट कर सकते हैं। क्योंकि स्ट्रिंग किससे बना हुआ होता है, करेक्टर से। करेक्टर के पास एस्काई वैल्यू होती है ना? तो ये जो सॉर्ट फंक्शन होता है वो करेक्टर की एस्काई वैल्यू के बेसिस पे सॉर्ट कर देता है। जैसे मैं एक स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। अब मैं अपनी स्ट्रिंग को सॉर्ट करूंगा, इससे क्या आता है। इसने मेरे नाम को सॉर्ट कर दिया अल्फाबेटिकली ऑर्डर AGHILOORTY। लेकिन अगर यहाँ पे सेम कोई कैपिटल लेटर भी होता, ठीक है, अब अगर तुम लोगों को पता हो जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनकी एस्काई वैल्यू स्मॉल लेटर से छोटी होती है, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर्स पहले आएंगे और बाद में स्मॉल लेटर्स। जो कैपिटल लेटर्स का स्काई वैल्यू होता है वो इनसे कम होता है। कैपिटल लेटर का स्काई वैल्यू 65 से स्टार्ट होता है और स्मॉल लेटर्स का 97 से। इस बेसिस पे जो हमारा कैपिटल लेटर्स है वो पहले आए और स्मॉल लेटर्स बाद में। ठीक है, और सेम फंक्शन अभी भी यहाँ पे कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो, तो सेम तरीका, ग्रेटर लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे जो डाटा टाइप होगा वो क्या होगा, क्या कोई बता सकता है? कैर कैरेक्टर। बिल्कुल सही, तो जो डाटा टाइप आएगा वो आएगा कैर। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। ओके, अगर तुम यहाँ पे ग्रेटर फंक्शन की जगह लैम्डा फंक्शन लिखना चाहो तुम लैम्डा फंक्शन भी लिख सकते हो, और सिंपली फंक्शन को लिखना चाहो सिंपल फंक्शन भी लिख सकते हो। ओके, तो हमारा सॉर्टिंग फंक्शन और हमारा लैम्डा फंक्शन यहीं पे खत्म हुआ। और अगर किसी को अभी भी डाउट है कि कैप्चर कहाँ यूज करना, कैप्चर कहाँ यूज करना चाहिए, तो पूछ सकते हो। आपको समझ में आया ना कैप्चर कहाँ यूज करना चाहिए और कहाँ नहीं? एक बार लास्ट टाइम, हाँ बोलो। ये कमेंट सेक्शन में एक डाउट है।
अब ओके, माथुर भैया दिख रहा होगा। अगर पेयर में सेकंड में और सेम दो फर्स्ट में डिसेंडिंग में होना हो तो भैया अगर सेकंड इक्वल हो, ओके। काफी अच्छा डाउट है तुम लोगों का कि लोग सेम कर देते हैं, सर हटा के को पेयर बना देते हैं, पेयर ऑफ इंट जो तुमने अभी बोला सेम उसी बेसिस पे करते हैं। एक और एलिमेंट बना लेते हैं, सेकेंड एलिमेंट सेम कर देते हैं और यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं एंड देन यहाँ पे एक एलिमेंट बना देते हैं 1 2, देन एक और एलिमेंट बना देते हैं 3 एंड 2, एक वेक्टर बनाया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को हमें क्या एक इस तरीके से सॉर्ट करना है कि डिसेंडिंग अकॉर्डिंग टू सेकेंड एलिमेंट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड एलिमेंट, और एल्स अगर सेकेंड एलिमेंट सेम है देन असेंडिंग इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ये यही डाउट है ना? ओके, तो इसके लिए हम फंक्शन लिखते हैं, चलो लैम्बडा फंक्शन लिखेंगे। सेम पैरामीटर्स हमारा पेयर होगा int कोमा int b, कंडीशन क्वेश्चन में देखो कंडीशन है अगर सेकंड एलिमेंट सेम हो तो फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमें उसको असेंडिंग में करना है और नहीं तो सेकंड एलिमेंट के अकॉर्डिंग उसको डिसेंडिंग में करना है। तो हम सबसे पहले यही कंडीशन लिखते हैं, इफ a डॉट सेकंड इज नॉट इक्वल्स टू b डॉट सेकंड एंड b डॉट सेकंड इज लेस देन a डॉट सेकंड। और अगर ऐसा है वे रिटर्न करते हैं, अगर वे इक्वल है a डॉट फर्स्ट इज लेस देन b डॉट फर्स्ट। चलो प्रिंट करते हैं फॉर यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले एलिमेंट आया 3 4, हाईएस्ट एलिमेंट ऊपर आया। अब हमारे पास क्या है, 3 एलिमेंट सेम है, तो अब हम फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो असेंडिंग ऑर्डर में, जबकि जो हमारा पेयर है वहां पे कुछ ऐसा नहीं था स्टार्टिंग में, 1 3 5 ये भी जम्बल्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या हमारे पास ये असेंडिंग में आ गए। वो क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन करा कि अगर हमारा सेकेंड एलिमेंट सेम नहीं है तो हम फर्स्ट एलिमेंट को असेंडिंग में सॉर्ट करेंगे। उसने ऐसा ही किया। तो यहाँ पे हम लैम्डा फंक्शन में जैसे हम चाहे वैसे सॉर्ट कर सकते हैं, बस लॉजिक हमें पता होना चाहिए कि हमें सॉर्ट कैसे करना है। ओके, डाउट क्लियर हुआ? डिफॉल्ट होगा हमेशा जो सॉर्टिंग का फंक्शन का डिफॉल्ट पैरामीटर होता है वो होता है, अगर किसी भी डाटा स्ट्रक्चर का अगर वेक्टर ऑफ इंट पास करते हैं, अगर हम वेक्टर ऑफ इंट पास करते हैं तो इंटीजर टाइप ही डिफॉल्ट होगा। अगर हम वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कोमा इंट पास करते हैं देन फर्स्ट के बेसिस पे असेंडिंग नोट करे सॉर्ट करेगा, और फर्स्ट अगर सेम है देन सेकंड के अकॉर्डिंग असेंडिंग में सॉर्ट करेगा। ओके, और अगर हम पास करते हैं वेक्टर ऑफ वेक्टर, अगर हम पास करते हैं वेक्टर ऑफ वेक्टर, ओके, देन यहाँ पे सॉर्ट करेगा। सबसे पहले हर वेक्टर के फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम है
देन उसके सेकंड एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट करेगा, सेकंड भी सेम है तो थर्ड, थर्ड भी सेम है तो फोर्थ, और जब तक चलता जाएगा जब तक सब कुछ सॉर्ट ना हो जाए। ओके ओके किसी को यहाँ तक और कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। ओके। अब अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैसेज कर दो, जब तक हर्ष तुम लोगों को सेट और मैप के बारे में बताएगा। ओके हर्ष, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो। ओके ठीक है भैया। स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ ये सबलाइन दिख रहा है ना सबको? और फॉन्ट साइज भी सही है ना? फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा दो हर्ष। अब ठीक है। तो बेसिकली अपन पहले अभी सेट देखते हैं। सेट बेसिकली यही होता है कि इसमें एलिमेंट्स, यूनिक एलिमेंट्स स्टोर होता है, एंड बाय डिफॉल्ट सेट में एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होता है। यहाँ पे बेसिकली शॉर्टिंग रिलेटेड सेट का फंक्शंस देखेंगे। सबसे पहले सेट को अपन ऐसे डिफाइन करते हैं, ये हो गया सेट का सिंटैक्स। इसमें अगर अपन एलिमेंट एंटर करने जाए तो एस डॉट इंसर्ट आई ऐसे करते हैं। रैंडम ऑर्डर में भी थोड़ा ऐसे ही डाल देता है, रैंडम डालता है ताकि देख सके कि वो है। अपन 10 से लेके 1 तक सारे एलिमेंट्स डाल रहे हैं। अभी इसको प्रिंट करके देखते हैं कि कैसा प्रिंट हो रहा है। इधर अपन ने डाला 10 से लेके 1 तक, एंड इधर प्रिंट हो रहा है 1 से लेके 10। मतलब कि बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने बोला वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। लेकिन सेम जैसे भैया ने बताया कि कस्टम फंक्शंस कुछ होता है जो अपन लगा सकता है। तो इधर अपन सेम अगर ग्रेटर लगा दें तो सेम चीज वो अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रहेगा। ये देखो, लाइक अपन ने अभी इसमें ऐसे डाल देता है ना, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया ग्रेटर इंट। तो लाइक सेट को तुम ऐसे कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते इसमें, लाइक आइदर असेंडिंग होगा या वो असेंडिंग या डिसेंडिंग होगा। और सेट में बाय डिफॉल्ट केस में मतलब कि यूनिक वैल्यूज ही स्टोर होगा। अगर तुम चाहते हो कि मल्टीपल सेम वैल्यूज तुम स्टोर करना चाहते हो तो तुमको मल्टी साइड यूज करना पड़ेगा। इसमें एक बार सेट में दिखा देता, अगर हर बार अपन 1 डाला तो तब भी सिर्फ एक ही प्रिंट होगा, वो सिर्फ एक ही 1 है। लेकिन अगर ये सेम चीज अगर मल्टी साइड में होता तो सारा 1 प्रिंट हो रहा होता, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउड है। लेकिन वही ऑर्डर यहाँ पे भी सेम ही होगा, मतलब कि अगर तुम असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों में से कुछ भी तुम स्टोर कर सकते हो। एंड अब जैसे अभी इन डाटा टाइप के लिए अपन ने यूज किया, तो सिमिलरली अपन अलग डाटा टाइप भी यूज कर सकते हैं, जैसे सेट इन कमा इंट, इसका भी अपन बना सकते हैं। और जैसे बाय डिफॉल्ट भैया ने बताया कि पहले एलिमेंट के बेसिस पे ही शॉर्ट होगा, तो अपन क्या डाल सकते हैं, इंसर्ट के लिए पेयर बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज होता है। तो एज पेयर है,
ये फर्स्ट पैरामीटर के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो गया पूरा अपना लिस्ट। अभी अपन देखते हैं कि जैसे एरे है, एरे है अपन के पास जिसको अपन शॉर्ट कर सकते हैं अपने पास। ये मतलब कि और भी कंटेनर्स है, तो अपन सेट का यूज क्यों करते हैं, तो उसके भी एक प्रॉब्लम में लेके जाता है। ये प्रॉब्लम का लिंक मैं एक बार इधर डाल देता हूँ चैट बॉक्स में। तो इस प्रॉब्लम पूरा पढ़ने नहीं जाएंगे, अपन डायरेक्ट बता देते हैं। इस प्रॉब्लम में n देयर आर n पीपल, n लोग हैं मीटिंग में, और वो मीटिंग में डिस्कस करने आए हैं, और हर एक बंदा उधर x मिनट्स जो उसका AI होगा उतना मिनट ही डिस्कस कर सकता है। वैसे अपन दिया 2 2 3 3, तो मतलब कि मीटिंग में 4 लोग हैं, एंड 4 लोग में से जो पहला बंदा है वो सिर्फ 2 मिनट ही डिस्कस कर सकता है, जो सेकंड वाला वो 3 मिनट, ये भी 3 मिनट, ये भी 3 मिनट। और डिस्कस वो अकेले नहीं कर सकता, उसको उसको उसके साथ एक किसी को पिक करना पड़ेगा, कोई एक पेयर पिक करना पड़ेगा। वो 2 बंदा जाएगा, फिर वो लोग बात करेगा 1 मिनट के लिए, फिर वापस आ जाएगा। ये प्रॉब्लम समझ में आया कि मतलब कि एन लोग आए हुए हैं मीटिंग में, और हर एक के पास कुछ स्पेसिफाइड वो मिनट है कि वो इतना ही मिनट बात कर सकता है, और हर मिनट में वो क्या करेगा, वो अकेले वो अपने साथ एक जन को उठाएगा, वो जाएगा, वो दोनों लोग वो लोग बात करेगा, 1 मिनट अपना वेस्ट करेगा, फिर आ जाएगा। और अपन को बताना है कि मैक्सिमम कितना मिनट तक अपन वो मीटिंग चला सकता है। प्रॉब्लम समझ में आया? यस भैया। तो इसमें बस अपन को बताना है कि मैक्सिमम कितना मिनट तक अपन मीटिंग चला सकते हैं। किसी का अगर ये काउंट 0 हो जाए, जैसे बताते हैं, सबसे पहले जैसे पहला बंदा और दूसरा बंदा गया, तो उनके पास दो इतना मिनट था, तो अभी जब वैसे वो लोग जैसे जाके आए, तो अभी उनके पास 1 और 2 मिनट और बचा हुआ रहा। तो फिर अगर ये लोग वापस जाएगा तो इसके पास 2 और 1 मिनट बचेगा। फिर अब इसके पास 0 बच गया, तो ये घर चला जाएगा, ये अभी और मीटिंग में पार्ट नहीं ले सकता। तो ये अभी ये 1 अपना जो थर्ड बंदा है उसके साथ जाके काम कर सकता है, बात कर सकता है, फिर इन दोनों का वापस कम जाएगा, ये 2 हो जाएगा। मतलब कि ऐसे ही जाते जाएगा, और अपना अपन कितना देर तक इस मीटिंग को कंटिन्यू रख सकता है वो अपने को बताना है। समझ गया ना क्वेश्चन? क्वेश्चन में Yes, डाउट भैया। है क्या किसी को? नो भैया। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली अपने को इसका हम अप्रोच बता देते हैं। इसमें ये यूज हो रहा है, सेट यूज हो रहा है, तो इससे ये प्रॉब्लम उठा दिया। जैसे अपन अभी वेक्टर ऑफ पेयर्स बना लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि तुम ऑप्टिमल आंसर तो बताओ ही, लेकिन उसके साथ ये भी बताओ कि सबसे पहले कौन गया था बात करने, किस कौन, मतलब जो पेयरिंग हम लोग कर रहे हैं, तो वो पेयरिंग भी हम लोग को बताना है। तो अभी अपन सेट ऑफ पेयर्स यूज किया है, और अपन इसको फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे ग्रेटर देन में रखा है, मतलब कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है, जो जिसके पास सबसे ज्यादा मिनट होगा बात करने का वो पहले जाएगा। तो इसका मेन लॉजिक यही है कि जिनके पास सबसे ज्यादा टाइम है बात करने का, उन दोनों का ही पेयर बनाएगा हम लोग, वही ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। क्योंकि अगर सबके जिनके पास सबसे ज्यादा टाइम है बात करने का, उनको ही अपन पेयर बना के भेजेगा, तभी वो ऑप्टिमल आंसर होगा। तो अपन इसको कैसे देखें कि कितना देर तक जा रहा है? तो अपन पहले इसमें सेट में डाल दिया कि इसके पास कितना पावर है, पावर डाल दिया, मतलब कितना टाइम ये बात कर सकता है, और उस पर्सन का आईडी डाल दिया। अब ये आता है, ये वाला चीज बहुत जगह यूज होता है। अपन क्या कर रहे हैं, हर बार अपन कर रहे हैं कि 2 जन को उठा रहे हैं, दोनों का 1-1 मिनट कम कर रहे हैं, और वापस अपन उसी सेट में डाल रहे हैं। तो ये ऐसा केस हो गया कि हम लोग को हर टाइम पे ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास सबसे मैक्सिमम ये बात करने का टाइम हो, सबसे मैक्सिमम रिमेनिंग टाइम हो। तो इसलिए अपन, और सेट में अपन जैसे ही एलिमेंट्स डालेगा, ये जैसे वेक्टर नहीं है कि तुम अगर वेक्टर है तुम्हारा इनिशियली शॉर्टेड है, तुम अगर उसमें कुछ ऑपरेशन किया, कुछ एलिमेंट्स हटा दिया, फिर कुछ एलिमेंट्स डाल दिया, तो अब वो शॉर्टेड रहेगा कि नहीं रहेगा उसका कोई गारंटी नहीं है।
लेकिन सेट, मल्टी सेट, वो जैसे इनिशियली अपन जैसे इसको अगर असेंडिंग में रखना चाहते हैं, फिर अगर उसमें अपन कुछ ऑपरेशंस करें तो उसके बाद भी वो असेंडिंग ही रहेगा, इसका गारंटी है। तो अपन इसी सेट से पहला 2 एलिमेंट उठाया, फिर दोनों में से अपन ने 1-1 मिनट कमा दिया, फिर अभी देखा अगर वो उसके पास मिनट और बचा हुआ रहा, मतलब कि वो और बात करने, उसके पास एक कैपेबिलिटी है कि वो और आगे मीटिंग में पार्ट ले सके, तो उसको वापस डाल दिया। फिर सेकेंड वाला का भी देखा कि अगर वो बात करने का उसमें कैपेबिलिटी है तो उसको वापस अपन ने डाल दिया। और हर टाइम ये गारंटी है कि ये सेट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टेड है। ये समझ आया? इस भी जी भैया। प्रॉब्लम में डाउट नहीं है ना? सेट बेसिकली अपन तभी यूज, लाइक जैसे अपन को कंटिन्यूअसली लाइक सेट दिया हुआ है, ऐसे बता ही देता है अपन को। सेट में लाइक n एलिमेंट्स है और इनिशियली वो असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज है। अपने अपन को क्या चाहिए, अपन को n ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, एंड n ऑपरेशंस ही हम लोग को सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो प्रेजेंट है उसी में ही परफॉर्म करना है। तो अपन अगर इसमें वेक्टर यूज करें तो अपन समझो पहले वेक्टर लिया, उसको शॉर्ट कर दे, तो अभी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो अभी उसको अगर अपन पहला एलिमेंट उठाया और उसमें कुछ ऑपरेशन किया, फिर उसको अब कहाँ डाले उसका कोई गारंटी नहीं है ना। अभी तुम वापस अगर वेक्टर में देखने जाए तो अपन बीच में कहीं तो डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर सकता, उसके लिए तो ऑर्डर ऑफ एन लग जाएगा। लेकिन यही काम सेट तुमको ऑर्डर ऑफ लॉग एन में करके देता है, और अपन अभी शॉर्ट वेक्टर में नहीं डाल सकता इजीली, तो अपन सेट का यूज करते हैं। तो सेट का जो पहला एलिमेंट है वो बाय डिफॉल्ट, जैसे अगर अपन इनिशियली मान के चले कि वो असेंडिंग में है, तो बाय डिफॉल्ट वो हमेशा असेंडिंग में ही रहेगा। तो जो भी हम लोग अगर पहला एलिमेंट उठाए तो सबसे मिनिमम एलिमेंट ही है, तो उसमें उठाया मिनिमम एलिमेंट, कुछ ऑपरेशन किया एंड अपन वापस डाल दिया, तो बार बार अपन एन टाइम्स वो अपन सेट में काम कर सकते हैं। तो ये हो जाता है सेट का बेनिफिट। और उसी ये सेट हो जाता है, मतलब कि अगर तुमको यूनिक एलिमेंट चाहिए तो सेट यूज करो, और तुमको अगर वही अगर सेम एलिमेंट्स लाइक अलाउ करना है 2-3 बार तो तुम मल्टी सेट का यूज करो। तो ये सेट में किसी को डाउट है अभी? सेट का ट्रेवल्स ये सब तो हम लोग एसटीएल की क्लासेस में बता चुके थे, फिर भी उसमें किसी को डाउट है तो हम लोग बता सकते हैं। नहीं है डाउट सेट में किसी को? भैया, in this question, if they give repeated numbers, what we have to do, भैया? Yeah, if there are numbers repeated, Yes, भैया. Then the answer will be maximum, no, भैया? like in this particular problem, as we are also storing the index, and which will always be unique for guarantee, like we are inserting the value and the index from which we are getting the value, so it's guaranteed that all the elements will be unique. But in case we don't need to take care of the index, then we can simply use multi-set in place of set. Okay, Then भैया. all the elements will be considered. Did I answer your query? Yes, भैया. Yes, भैया. ओके, तो अब अपन लाइक मैप देखते हैं। मैप बेसिकली स्टोर करता है की वैल्यू पेयर, लाइक वी हैव सम की, अपन के पास कोई की है और अपन उसको कोई वैल्यू देना चाहते हैं, तो अपन डायरेक्टली उसको स्टोर कर सकते हैं। वो की तुम्हारा ये स्ट्रिंग भी हो सकता है, कोई फ्लोट टाइप कुछ भी हो सकता है, और वैल्यू भी सिमिलरली कुछ भी हो सकता है, जो अपन को लाइक वेक्टर और एरे एरे अलाउ नहीं करता है। मैप भी एसटीएल में हम लोग पढ़ा चुका है, लेकिन शॉर्टिंग में इसका क्या रोल है वो हम लोग देखेगा कोऑर्डिनेट कंप्रेशन में। व्हाट इज कोऑर्डिनेट कंप्रेशन? लाइक अपन को एक सवाल दिया हुआ है जिसमें जो एलिमेंट्स है, जो लाइक ए ऑफ आई बता रहे हैं हम, ए ऑफ आई का जो रेंज है वो -118 से लेके 118 तक है।
बट इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 10⁵ ही है, उससे ज्यादा नहीं है। और अपन को ऐसा एक इसमें इस प्रॉब्लम का रिक्वायरमेंट है कि तुम ऐसा एक कुछ एरे टाइप डाटा, लाइक तुम एक डाटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो जिसमें तुम जो एलिमेंट्स है वो एज अ लाइक इंडेक्स तुम स्टोर कर सको, एज ए इंडेक्स तुम रख सको। तो अभी जैसे इसमें नेगेटिव वैल्यूज है प्लस बहुत बड़ा वैल्यूज है, तो तुम इसको एज अ इंडेक्स तो नहीं रख सकते, लाइक ये ए ऑफ आई, ये तो इनवैलिड हो जाएगा, सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन कोऑर्डिनेट कंप्रेशन लगा देता है। मतलब अगर तुम्हारे पास -5 -2 1 3 4 5 समथिंग लाइक दिस है। ओके, मेरा तो हो गया, मुझे बस अपना वो डाउनलोड करना था। एक्सक्यूज मी सिमरन, कैन यू प्लीज या डन। तो लाइक इसमें अपन को नेगेटिव वैल्यूज भी दिया हुआ है और इधर ऐसा है, तो अपन इसको रिलेटिव ऑर्डर अपन को इसका सेम रखना है। तो अपन क्या करेंगे, इनको अपन खुद से एक वैल्यू दे देंगे, खुद से वैल्यू ऐसे देंगे 1 2 3 4 5। तो जो रिलेटिव ऑर्डर है वो सेम रहा, और अभी अपन इन वैल्यूज को एज अ इंडेक्स यूज भी कर सकते हैं। तो कैसे करें कोऑर्डिनेट कंप्रेशन? ये कोऑर्डिनेट कंप्रेशन का लॉजिक समझ में आया एंड रिक्वायरमेंट समझ में आया? आवाज आ रही है मेरी? यस भैया। तो कोऑर्डिनेट कंप्रेशन का ये लाइक रिक्वायरमेंट समझ में आया? यस भैया। ठीक है, लाइक इन 10 अब जो भी वैल्यूज आएगा अपन उसको एक मैप में स्टोर करते जाएंगे। एंड ये चीज है, मैप इंटरनली सबको उसका की के बेसिस पे, जैसे अपन ने बताया मैप में क्या होता है, कैसे की होता है, अपन को वैल्यू मिल जाता है। मैप में इंटरनली क्या होता है, की के बेसिस पे शॉर्टेड होता है, असेंडिंग ऑर्डर में की के बेसिस पे शॉर्टेड होता है। इधर अपन ने मैप में सबको डाल दिया। अभी अपन क्या करेंगे, जो भी अपने पास वैल्यूज है उन सबको 1 से लेके, लाइक ये तो गारंटीड है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो 10⁵ से कम ही है। तो अपन 1 से लेके 10⁵ का एरे भी बना सकते हैं और उसको एज ए इंडेक्स भी रख सकते हैं। तो अपन 1 से वैल्यूज देना स्टार्ट कर देंगे, सारे वैल्यूज को। तो अभी क्या करेंगे, तो y बराबर C++। ये अपना एरे चेंज हो गया, मैं प्रिंट करके दिखा दूंगा। जैसे अपन ने अभी एलिमेंट दिया, 5 एलिमेंट दिया, -5 -5 -6 4। अभी देखो इनका रिलेटिव ऑर्डर सेम है बट इनका इंडेक्स शिफ्ट हो गया। अपन बोल सकता है कि वो लाइक 5 एलिमेंट है तो अपन ने इसका जो वैल्यू है 1 से 5 तक शिफ्ट कर दिया। अभी देखो इसमें अगर इसको शॉर्ट करके लिखे तो क्या आएगा, -6 -5 -1 2 एंड 4। एंड उसी के बेसिस पे ये भी अभी शॉर्टेड है, मतलब कि रिलेटिव ऑर्डर सेम है, जो इसका रिलेटिव ऑर्डर है वही रिलेटिव ऑर्डर अपन को मिल चुका है। तो अपन अपने अकॉर्डिंग लाइक कोई भी बाद में हम लोग को पढ़ाया जाएगा कि फैनविक ट्री ये सब होता है जिसमें इसका बहुत यूज आता है।
कि हम लोग को जो एरे का जो एलिमेंट्स दिया हुआ होता है वो नेगेटिव एलिमेंट्स होता है और बहुत बड़ा बड़ा एलिमेंट्स होता है, जबकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है वो बहुत कम होता है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट कंप्रेस करके वो जो एलिमेंट्स का वैल्यू होता है उसको अपन ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बेसिस पे अपन आगे सोल्व कर देते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड ये है उसका कोड। किसी को डाउट है? सब सोया हुआ लगता है। तन्मय कौन सा पार्ट नहीं समझ आया? ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ एक बार। कोऑर्डिनेट कंप्रेशन, लेट्स से अपने को ये वैल्यूज दिया हुआ है -100 -500 -600 समथिंग लाइक दिस। अभी ये अपने को वैल्यूज दिया हुआ है। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि इन वैल्यूज को हम लोग एज अ इंडेक्स यूज करें। एज अ इंडेक्स का मतलब ये है कि हम अपन ऐसे उसको वो करना चाहिए, a of 0 a of 1। अपन चाहते हैं उसको एज अ इंडेक्स यूज करें, इन वैल्यूज को एज अ इंडेक्स यूज करें। लेकिन प्रेजेंटली इनका जो फॉर्म है वो तो नेगेटिव एलिमेंट्स है, और नेगेटिव एलिमेंट्स है तो अपन नेगेटिव एलिमेंट्स अपन ऐसे तो नहीं लिख सकते ना। अगर समझो इंट ए है, एरे है एक, तो अपन इसको a of -100 तो नहीं लिख सकते, या -999 -100 तो नहीं लिख सकते। तो अपन क्या करें, अपन सिर्फ इसको अगर एक कोई कांस्टेंट वैल्यू लेके अगर इसको प्लस कर दे, तब उसमें भी दिक्कत आ जाएगा कि इसमें कि रिलेटिव ऑर्डर सेम नहीं रहेगा। हम लोग को अब क्या करना है, ऐसा कुछ एल्गोरिथम चाहिए जिससे हम लोग जो रिलेटिव ऑर्डर है वो भी सेम रहे एंड और एक शिफ्टिंग भी हो जाए कि कोई भी नेगेटिव वैल्यूज ना रहे। तो उसके लिए अपन करते हैं कोऑर्डिनेट कंप्रेशन। कोऑर्डिनेट कंप्रेशन में और उसके लिए अपन हेल्प लेते हैं मैप का। जैसे मैंने बताया, मैप में इंटरनली जो वैल्यूज होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाता है। अभी मैंने मैप में ये सारे वैल्यूज जो जो अभी -500 ये सारे वैल्यूज अभी मैप में डाल दिए मैंने। अब जैसे ही मैंने सारे मैप में वैल्यूज डाल दिए तो मैप में वैल्यूज ऐसे स्टोर होगा, जो सबसे लोएस्ट है वो पहले आएगा, ये 600 है, फिर -500 स्टोर होगा, फिर -100, फिर 2, फिर 4 स्टोर होगा। अभी मैं क्या कर रहा, ये सिंटेक्स से प्रॉब्लम है तो ये लाइक जैसे मैंने बोला कि की वैल्यू पेयर है मैप, तो मैं उसी पे इटरेट कर रहा। तो अभी जैसे अभी ये x तो की है, की मतलब x ये -600 है -500 है वैसे जा रहा है, और y है इसका काउंट जो अभी हम लोग ने यहाँ पे स्टोर किया था। तो मैं बस उस काउंट को वो वैल्यू दे दे रहा हूँ जो मुझे चाहिए। अभी स्टार्टिंग अपन 1 से कर देते, तो अपन -600 को 1 दे दिया, -500 को 2 दे दिया, -100 को 3 दे दिया, फिर 2 को 4 दे दिया एंड 4 को 5 दे दिया। तो इनका रिलेटिव ऑर्डरिंग भी सेम हो गया, जो पहले था अभी भी वही है, एंड ये लोग को अपन ने शिफ्ट भी कर दिया। कोई डाउट है? नो भैया, हाँ, नहीं नहीं भैया। भैया, यहाँ नो तो भाई। समझा गया। तब तो ठीक है। और कुछ तो भैया, और कुछ तो अभी बताना नहीं था, तो एंड करें? नहीं, बस इतना एंड करते हैं। और कोऑर्डिनेट कंप्रेशन का अगर किसी को यूज केस समझ नहीं आया हो, तो कोई बात नहीं, आगे भी क्लासेस होगी तो उसमें हम बताएंगे कि इसका एक्चुअल यूज क्या होता है जब टाइम आएगा। अभी बस ये सॉर्टिंग से रिलेटेड था इसलिए बता दिया। मैं एक चीज एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ सेट और मैप में। हर्ष, अगर तुम अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर दो, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ओके? हाँ भैया। तो अभी हर्ष ने तुम लोगों को सेट और मैप के बारे में बताया। मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ सेट और मैप में। ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि सेट और मैप का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो सेट और मैप C++ में कोडेड है,
वो बेसिकली सेम है, यानी सेट में जो कुछ है वो सब कुछ मैप में है, और जो मैप में है वो सब कुछ सेट में, एक्सेप्ट कि मैप में जो तुम वैल्यूज डालते हो, जैसे तुम सेट में जो वैल्यूज डालते हो लाइक 1 1 2 3 4, ठीक है, तुम मैप में भी सेम वैल्यूज डालोगे, लेकिन मैप में एक चीज नहीं आ जाती क्या कि हर वैल्यू के साथ उसके साथ एक एसोसिएटेड वैल्यू और होती है, और अब हम इनको वैल्यू की जगह बोलते हैं की, ठीक है। तो मैप को हम बोलते हैं की वैल्यू पेयर। तो ये जो है ये की वैल्यू पेयर है। अगर मैं अपने कोड को रन करूं, तुम अभी भी देख सकते हो कि मैप में जो वैल्यूज है डुप्लीकेट डिलीट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे दो पेयर थे 100 100, यहाँ पे सिर्फ एक 100 रहा, यहाँ पे 1 1 था, यहाँ पे एक 1 रहा, ठीक है। तो जितने भी फंक्शन सेट में है लाइक एस डॉट इंसर्ट, सेम फंक्शन मैप में भी होता है, एम डॉट इंसर्ट, एस डॉट फाइंड, एम डॉट फाइंड, लेकिन जितने भी फंक्शन यहाँ पे वर्क करेंगे वो उसके की पर वर्क करेंगे, वैल्यू पर नहीं। ओके, एस डॉट इरेज, एम डॉट इरेज, एस डॉट लोअर बाउंड, सेम फंक्शन होगा एम डॉट लोअर बाउंड, और जो फंक्शन तुम सेट में यूज करते हो वो सेम टू सेम तुम मैप में यूज कर सकते हो। तो अगर तुम्हें सेट आता है, अगर तुम सिर्फ सेट को अच्छे से समझ लो, तो तुम बस ये समझ लेना कि तुम लोगों को मैप भी समझ में आ गया। बट एक नई चीज है कि मैप में की के साथ उसकी वैल्यू भी एसोसिएटेड होती है। ओके, ये काफी कम लोगों को पता होता है कि सेट और मैप सेम होते हैं। हाँ, मुझे बस यही पॉइंट ऐड करना था। अगर किसी को कोई डाउट है तो फेसबुक के पोस्ट है उस पर कमेंट कर सकता है। आयुष्मान ने वहाँ पे एक लिंक ऐड किया है कॉन्टेस्ट के, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, तुम लोग वे ट्राई करो, अगर उसमें डाउट आता है तो वे पूछो। किसी ने हैंड रेज किया, ओके। हर्ष और आयुष्मान अगर कुछ ऐड करना चाहो तो। हाँ, तो बस वो जो कॉन्टेस्ट का लिंक मैंने डाले जहाँ पे गूगल मीट का लिंक था, तो वो कूड फोर्सेस के पुराने कॉन्टेस्ट में आए हुए प्रॉब्लम्स ये, तो तुम ट्राई कर सकते हो इजी और आज की क्लास के बेसिस पे ये सारे। अगर नहीं ओके भैया। होता है कोई तो मेरे को तुम फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो। रिकॉर्डिंग बंद कर देना कोई।